बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 16 है आज का। चैप्टर नंबर 18 जो कि रिप्रोडक्शन है, इसको अपने लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों के बेस पे तैयार करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, नेक्स्ट जनरेशन बनाता है, जो कि एक स्पीशी को मेंटेन करने के लिए, एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इट्स अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग्स या नई जनरेशन एंड सर्व्स टू मेंटेन अ स्पीशीज़। रिप्रोडक्शन अगर हम ऑर्गेनिज्म के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बाकी मैकेनिज्म से इसको कंपेयर करें तो रिप्रोडक्शन एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, एक डिफरेंट फंक्शन है, एक डिफरेंट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू अदर अदर मैकेनिज्म्स आर फंक्शंस। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बहुत सारे फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बेस पर मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर रहे होते हैं, हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हम डाइजेशन की बात करते हैं, देन हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो अगर हम इन मैकेनिज़म्स के लिहाज से रिप्रोडक्शन के साथ इसको कंपैरिजन करें इनका, तो ये सारे डिफरेंट हैं। रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के वेल बीइंग के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक इंडिविजुअल के वेल बीइंग के लिए ज़रूरी नहीं है, इट मीन्स के उसके सर्वाइवल के साथ एक इंडिविजुअल के ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक स्पीशी के सर्वाइव करने के लिए, एक स्पीशी के एग्जिस्ट होने में, एक स्पीशी के ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है। बेशक आप उस स्पीशी को पॉपुलेशन की बेस पे ही क्यों ना डिस्कस करो। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मुख्तलिफ डिफरेंट मैथड्स, जो कि सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो रिप्रोडक्शन को इन्हीं बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल मीन्स एब्सेंट, यानी कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों सेक्सेस एब्सेंट होंगे। यानी कि इस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ना तो इसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ना ही इसमें गैमेट्स की फ्यूजन होती है। एग की प्रोडक्शन, स्पर्म की प्रोडक्शन यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, उनकी प्रोडक्शन एसेक्सुअल में नहीं होती है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, इट मीन्स के न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, लेकिन माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब माइटोसिस का आपको पता है कि माइटोसिस वो टाइप का है सेल डिवीजन की जिसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। जैसे अगर आप कह रहे हो कि 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो 8 ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन भी होगी और नेक्स्ट जनरेशन में इतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास ऑन होंगे माइटोसिस की वजह से। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में बनते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि माइटोसिस हो रही है, क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं, रिशफलिंग होगी नहीं, वेरिएशंस आएंगी नहीं, नए रिकम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे, न्यू रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स नहीं बनेंगे। तो इट मीन्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो पेरेंट्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें फिजन का एक मेथड है, स्पोरुलेशन है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस है। अब बडिंग की बात करें या पहले डिस्कस कर चुके हुए, बडिंग का आपको पता है, जैसे यीस्ट जो है वो बड के थ्रू प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसमें बड बनता है। फिजन बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। लोअर एनिमल्स जो है उनमें भी फिजन होती है, स्पोरुलेशन भी होती है, एसेक्सुअली कुछ स्पोर्स की प्रोडक्शन भी होती है जैसे फंजाई वगैरह में होती है। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का भी अपने कॉन्सेप्ट है आपको। जैसे लेयरिंग में अगर हम रोज़ प्लांट है उसकी स्टेम उतार के हम ज़मीन में लगाते हैं, आप उसको जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, आप वो न्यूट्रिएंट्स उसको दे दो, वो स्टेम न्यू प्लांट यानी कि प्लांट की रूट्स हैं, पूरा नया प्लांट है, पूरा का पूरा नया रोज़ प्लांट जो है उससे बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ्टिंग में भी ऐसे ही करते हैं कि प्लांट टिश्यू जो है या प्लांट का कोई पार्ट जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है नया इंडिविजुअल या न्यू प्लांट बनाने के लिए। एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, इसको हम आगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से हम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो कि एग्जैक्टली पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, आप उनको बहुत कम टाइम में, बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में, बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इतने ऑफस्प्रिंग्स या न्यू इंडिविजुअल्स बना सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से। लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे या कुछ हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स हैं। जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से इतना ज़्यादा एडप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडप्टिव मेथड नहीं है।
वेरिएशंस इसमें नहीं होती हैं क्योंकि मियोसिस नहीं हो रही होती है। वेरिएशंस नहीं होंगी तो एडेप्टेशंस भी नहीं होंगी। एडेप्टेशंस किस लिए रिक्वायर्ड होती हैं? सराउंडिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में चेंजेस होती हैं। तो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वो इंडिविजुअल्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो इतनी एडेप्टेशंस नहीं कर सकते। और समटाइम्स लाइफ साइकिल की ऐसी स्टेज भी आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज़ के सर्वाइवल को या इंडिविजुअल को जियोपैराडाइज स्टेज पे ले जाती है। जियोपैराडाइज स्टेज मतलब कि लाइक हम कह सकते हैं कि एक डेंजर जोन भी आ सकता है जिसमें ऑर्गेनिज्म या जो स्पीशी के सर्वाइवल के चांसेस हैं वो कम या ख़त्म भी हो सकते हैं। टिश्यू कल्चरिंग के लिहाज से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग के लिहाज से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स क्लोनिंग के थ्रू बनाए जाते हैं वो भी तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जैसे हम एनिमल्स की क्लोनिंग करवाते हैं, जो इन एनिमल्स में एज को कह लें अपने कि इनमें एजिंग जो है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से आती है। ठीक है, इनमें एनवायरमेंटल चेंजेस को रेजिस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। कोई स्ट्रेस हो गया, लो टेम्परेचर है, तो ऐसी कंडीशंस जो होती हैं उनको ये ऑर्गेनिजम्स रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, यहाँ कहने कि अपनी बॉडी को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेनिफिशियल नहीं कंसिडर की जाती, इसके कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं। आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम से इंडिकेशन है जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। वो रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। दोनों पेरेंट्स का मतलब क्या है? जिन पेरेंट्स से आगे प्रॉपर गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है, और गैमेट्स मतलब स्पेशलाइज सेक्स सेल्स यानी कि एग और स्पर्म। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों पेरेंट्स जो है वो स्पेशलाइज सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, यानी कि गैमेट्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। गैमेटोजेनेसिस इनमें होती है। एनिमल्स के लिहाज से बात करें, गैमेट की प्रोडक्शन हो रही है, इट मीन्स मियोसिस होगी। हमने जैसे पढ़ा था मियोसिस डिप्लॉयड सेल्स में होती है और रिजल्ट में हेप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एनिमल्स में हमने बताया था कि मियोसिस गैमेट प्रोडक्शन के टाइम पे होती है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होती है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होती है। तो इसमें डिप्लॉयड सेल्स में होगी और रिजल्ट में हेप्लॉयड सेल्स बनेंगे। हेप्लॉयड सेल्स जो बनेंगे, यानी कि जो गैमेट्स बनेंगे वो फ्यूज्ड होंगे, तो उसके रिजल्ट में फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बनेगा। गैमेट्स की फ्यूजन हुई मतलब फर्टिलाइजेशन हुई, यानी कि जाइगोट बनेगा। तो गैमेटोजेनेसिस जो कि मियोसिस के थ्रू होती है, तो उसके रिजल्ट में गैमेट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे दे विल बी रिड्यूस टू 1/2। इट मीन्स गैमेट्स क्या हो गए? हेप्लॉइड हो गए। अब मियोसिस जब होती है तो उसमें वेरिएशंस के चांसेस होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं जो एक स्पीशी या पॉपुलेशन के सर्वाइवल और अडैप्टेशन में हेल्प करती है। ये वेरिएशंस किस वजह से होती हैं? जीन्स की रिशफलिंग की वजह से, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से। जीन्स की रिशफलिंग हुई, न्यू रिकम्बिनेंट्स या न्यू रिकम्बिनेशन आ गई जीन्स की, तो इट मीन्स के वेरिएशंस आ रही हैं। वेरिएशंस जो हैं वो एक स्पीशी, एक पॉपुलेशन को सर्वाइव करने में, अडेप्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को एक स्पीशी में मेंटेन भी करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्स में 23 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस की बेस पर हम बात करें तो, और गैमेट में 20 मेल स्पर्म या मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब ये फ्यूज्ड होंगे तो इट विल बी 46 क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कॉन्स्टेंटली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन भी किया जाता है। ये तो हो गई एनिमल्स की बात। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में मियोसिस कब होती है, या कहने के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगी? प्लांट्स में जैसे कि हमने पढ़ा था मियोसिस होती है स्पोरोजेनेसिस के टाइम पे। स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर फॉर्मेशन। तो जब प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हो रही है तो इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे ही होगी। और वो स्पोर्स कौन से होते हैं? माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। प्लांट्स में एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी स्टडी किया जाता है, जो कि एक डिप्लॉयड और एक हेप्लॉयड फेज के दरमियान में होती है। एक डिप्लॉयड जनरेशन होती है और एक हेप्लॉयड जनरेशन होती है। दोनों जनरेशन्स एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। ये प्लांट्स में देखी जाती है चीज़। जैसे अब डिप्लॉयड की बात करें तो दिस विल बी स्पोरोफाइट। तो इट मीन्स मियोसिस कहाँ पे होगी, कौन सी जनरेशन में होगी? स्पोरोफाइट में, क्योंकि इसमें स्पोर्स बनते हैं। दूसरी अगर आप हेप्लॉयड की बात करें तो इट विल बी गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट मतलब गैमेट प्रोडक्शन वाली जनरेशन जो है, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है। तो इट मीन्स कि माइटोसिस कब होगी प्लांट्स में? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। ये पॉइंट दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ कि प्लांट्स में और एनिमल्स में माइटोसिस कब होती है? प्लांट्स में माइटोसिस होती है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, जबकि एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं होती। या अगर आप रिप्रोडक्शन के लिहाज से बता रहे हो तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोर्स बनते हैं, एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमेट्स बनते हैं।
जबकि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से बात करें तो वो एनिमल्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, गैमेट्स की प्रोडक्शन या फ्यूजन नहीं होती। जबकि प्लांट्स के केस में जब गैमेट्स प्रोडक्शन होती है तो इट मीन्स प्लांट्स माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उनमें फिर गैमेट प्रोडक्शन का टाइम पे होती है प्लांट्स के केस में। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आप एमसीक्यूज़ के तौर पे भी तैयार करोगे और इसके साथ साथ आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस के तौर पे भी तैयार करना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हाईलाइट करना है आपने। पहली है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ प्लांट पर जो मौजूद हैं उनमें ये लाइफ साइकिल होती है। वही पॉइंट जिसमें एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन को अल्टरनेट कर रही होती है। ऐसे प्लांट्स को हम बेसिकली डिप्लोहेप्लॉन्टिक प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, डिप्लोहेप्लॉन्ट कहा जाता है। इनके अंदर ये लाइफ साइकिल स्टडी की जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी यही चीज़ है कि जिसमें एसेक्सुअल जनरेशन सेक्सुअल जनरेशन को या सेक्सुअल जनरेशन एसेक्सुअल जनरेशन को अल्टरनेट कर रही होती है, या एक गेमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन को या स्पोरोफिटिक जनरेशन गेमेटोफिटिक जनरेशन को अल्टरनेट कर रही होती है। हैप्लॉइड जनरेशन गेमेटोफिटिक जनरेशन होगी और डिप्लॉयड जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दो तरह की होती है, एक आइसोमॉर्फिक और एक हेट्रोमॉर्फिक। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, सिमिलर। हेट्रो का मतलब डिफरेंट यानी कि डिसिमिलर। तो आइसोमॉर्फिक जनरेशन वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जिसमें दोनों जनरेशन जो हैं वेजिटेटिवली, स्ट्रक्चर के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से सेम होती है। जबकि हेट्रोमॉर्फिक में दोनों जनरेशन जो हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं। मॉर्फोलॉजी की मतलब स्ट्रक्चर, शेप, साइज़ के लिहाज से डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे कुछ लाइफ साइकिल्स शेयर की गई हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एक्सप्लेन करते हुए। 3 लाइफ साइकिल्स हैं, ब्रायोफाइट की, देन जिम्नोस्पर्म्स की है और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स की है। ब्रायोफाइट्स आपको पता है दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, एक तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ये नॉन स्पर्मेटो फाइट्स में आते हैं, यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग नहीं है, इनमें फ्लावर्स भी नहीं बनते हैं। इनकी प्लांट बॉडी कौन सी होती है? थैलस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये वाला होगा। मैंने यहाँ पे इमेज में स्टार ऐड किया है, स्टार बीच में सिंबल के तौर पे लगाया है कि कौन सी जनरेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। तो ब्रायोफाइट में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा जनरेशन का? दैट विल बी थैलस। और जैसे कि आपको पता है ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट जनरेशन है वो होती है गेमेटोफाइट, उसके बाद आती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेमेटोफिटिक जनरेशन। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है वो गेमेटोफाइट होगी, दैट विल बी थैलस, जो कि हैप्लॉइड है। इसके रिजल्ट में गैमेट्स बनेंगे थैलस के अंदर। पहला इनका जो गैमेट बनता रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे पहले तो वो कौन सा होगा? आर्चिगोनिया और उसके साथ एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथ्रीडिया मेल। आर्चिगोनिया में क्या चीज़ बननी है? ओस्फियर, दैट इज़ अ एग। और मेल ऑर्गन में क्या बनेगा? मेल एंथीरोजॉइड्स। अब जैसे कि हमने पीछे आपने चैप्टर नंबर 9 में ये चीज़ डिस्कस की है कि प्लांट्स जो हैं ब्रायोफाइट्स बेसिकली जो हैं वो एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं। एम्फीबियस कंसिडर किया जाता है वो क्यों? क्योंकि उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब मेल स्पर्म या जो एंथीरोजॉइड है ये मोटाइल होते हैं, तो इट मीन्स कि ये स्विम करेंगे, ठीक है, वाटर की हेल्प से स्विम करके ओस्फियर तक जाएंगे और ओस्फियर की तरफ इनकी जो मूवमेंट होती है वो कीमोटैक्टिकली होती है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कीमोसिक्रेशंस की वजह से होती है, कीमोटैक्सिस होती है, यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्चिगोनिया जो है उसकी तरफ से या ओस्फियर की तरफ से केमिकल सिग्नल मिलता है। वो केमिकल सिग्नल के रिस्पॉन्स में मोटाइल एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो वाटर में स्विम करते हुए आर्चिगोनिया की तरफ जाते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि गेमेटोफिटिक जनरेशन कंप्लीट हो रही है एक तरह से, जिसके बाद जाइगोट में फर्दर डिवीजन होती है और स्पोरोगोनियम यानी कि स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन जो हुई है वो माइटोसिस की वजह से हुई है। ठीक है, क्योंकि नेम से इंडिकेशन है आपके पास, हमने भी यहाँ पे मेंशन किया था ये हैप्लॉइड जनरेशन है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोगोनियम बन रहा है, ये डिप्लॉयड जनरेशन है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस होगी। तो स्पोरोफाइट के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। इन स्पोर मदर सेल्स से सेम काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, और ये किसके रिजल्ट में बन रहे हैं? ये मियोसिस के रिजल्ट में बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ओवरऑल जो है ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इनको होमोस्पोरस का नाम देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास दी गई है वो है जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि इसमें आपको पता है इसमें डोमिनेंट जनरेशन के लिहाज से अगर हम बात करें वो है स्पोरोफाइट, ठीक है, और जो उसके बाद जो जनरेशन आती है वो है गेमेटोफाइट।
जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइट्स में आते हैं। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरलेस है, फ्लावर नहीं इनमें बनता। वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फ्रूट इनमें नहीं बनता। तो यहाँ पे जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे स्पोरोफाइट मेंशन किया गया, दैट विल बी पाइनस ट्री। तो इसका फर्स्ट जनरेशन ये है और सेकंड जनरेशन जो है वो यहाँ पे आती है। तो फर्स्ट जनरेशन में स्पोरोफाइट के अंदर जिम्नोस्पर्म में आप जैसे का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो पहले भी, इसमें कोन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। मेल कोन है, फीमेल कोन है। तो सबसे पहले इनके अंदर आएंगे वो लीव्स जिन पे स्पोरेंजिया बनते हैं इनके। वो लीव्स कौन से हैं, मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेगा टर्म यूज़ होगी प्लांट फीमेल कोन के लिए और माइक्रो टर्म जो यूज़ होगी प्लांट के मेल कोन के लिए होगी। मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजिया जो कि बेसिकली ओव्यूल्स को कहते हैं, उनके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स जिनमें मियोसिस होगी और मेगास्पोर्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। उसी तरह से मेल कोन के जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं उनमें क्या चीज़ होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हम पोलन सेक्स का नाम भी देते हैं। इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है उनमें मियोसिस होगी और रिजल्ट में क्या चीज़ बनेगी, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स में होती है पोलिनेशन, यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं विंड के ज़रिए, इंसेक्ट्स के ज़रिए, किसी भी दूसरे पोलिनेटर एजेंट के ज़रिए उनकी पोलिनेशन होगी, वो मेगास्पोर्स पे ट्रांसफ़र होंगे और वहाँ पे उनकी फर्दर जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। मेगास्पोर की जर्मिनेशन होगी तो इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्रोथैलस, ठीक है। जबकि माइक्रोस्पोर्स की जब जर्मिनेशन स्टार्ट होगी तो इसमें बनेगा वेस्टिजियल, यानी कि जो रिमेन पहले की तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे, जिम्नोस्पर्म में जैसे गैमेटोफाइट बनता था वैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, यानी कि मेल प्रोथैलस या मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज़ आर्चिगोनिया, और उसके अंदर फीमेल गैमेट यानी कि oosphere या एग। जबकि मेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा एंथ्रीडियल सेल से बनेगा मेल गैमेटिक न्यूक्लियस, जो कि पोलन ट्यूब के ज़रिए ट्रांसमिट होगा कहाँ पर, क्योंकि पोलिनेशन हुई है। तो पोलिनेशन के बाद जब मेल गैमेट या कहने के मेल स्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर ने जब जर्मिनेट करना शुरू करना है तो उसकी जर्मिनेशन में मेल गैमेटोफाइट बनेगा। उसके बाद जो प्रॉपर मेल गैमेटोफाइट बनने के बाद मेल गैमेट्स बनेंगे, वो मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के ज़रिए आर्चिगोनिया में ट्रांसफ़र किए जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जब पोलन ट्यूब के ज़रिए वो मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होंगे तो इट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट नेक्स्ट प्लांट बनेगा, यानी कि दोबारा से स्पोरोफिटिक जनरेशन को स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। तो जब पोलन ग्रेन के लिए माइक्रोस्पोर जब मेल गैमेटोफाइट की जर्मिनेशन करता है तो उसके रिजल्ट में इस तरह का स्ट्रक्चर है कि पोलन ग्रेन की जो ट्यूब होती है वैसे ही पोलन ट्यूब बनाता है, जिसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट जिम्नोस्पर्म के केस में सर्वाइव करता है, दूसरा जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो सर्वाइव करेगा उसको आर्चिगोनियम के oosphere यानी कि एग तक लेके जाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, जो कि एक व्हीकल के तौर पे एक्ट कर रही होती है ताकि मेल गैमेट सेफली ट्रांसफ़र हो सके। ये स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट्स में नहीं बनता, क्यों, क्योंकि उनको वाटर रिक्वायर्ड होता है। जिम्नोस्पर्म्स को वाटर रिक्वायर्ड नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, इनमें बिना वाटर के रिप्रोड्यूस किया जाता है, पोलिनेशन होती है, तो दूसरे एजेंट्स के जरिए इनमें सारा काम होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टू दिस वन इज़ योर एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल है। इसका कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लावर्स, क्योंकि इसमें फ्लावर्स बनते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, रूट, स्टेम और लीव्स वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि बेसिकली ओवरऑल लाइफ साइकिल को डिस्कस करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का पॉइंट जो है वो बेसिक स्टार्ट होगा फ्लावर से। हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, सिंगल सेक्स भी हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं बाइसेक्सुअल मीन्स कि जिसमें दोनों यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो मौजूद हों। अब इनमें प्रोडक्शन कैसे होती है, फ्लावर के पार्ट्स का आपको पता है। पहला पार्ट इसका होता है सेपल्स, दूसरा पेटल्स, दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। देन उसके बाद थर्ड पार्ट आता है स्टेमन्स और फोर्थ पार्ट इसमें होता है कार्पल्स का। तो जब हम स्टेमन्स की बात कर रहे हैं तो जैसे कि पीछे से हमने टर्म स्टार्ट किया है, माइक्रोस्पोरोफिल्स का मतलब क्या है, स्टेमन्स। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन्स, और उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। उसी तरह से फीमेल फ्लावर के केस में क्या होगा, या फीमेल पार्ट के केस में क्या होगा, मेगास्पोरोफिल्स मतलब कार्पल्स, मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल, और उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स। मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर मदर सेल से क्या चीज़ बनेगी, मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हुई, यानी कि एम्ब्रियो सैक। पोलिनेशन हुई, पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर पे ट्रांसमिट हुआ, देन वहाँ पे फर्दर जर्मिनेशन होगी, ठीक है। फर्दर जर्मिनेशन क्या है कि माइक्रोस्पोर से बनना है मेल गैमेटोफाइट, जबकि मेगास्पोर से बनना है फीमेल गैमेटोफाइट।
अब यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में एवोल्यूशन जब हुई तो उसमें ये चीज़ जो है वो चेंज हुई कि जब मेल गेमेटोफाइट बनता है तो उसके अंदर एंथ्रीडिया, और जब फीमेल गेमेटोफाइट बनता है तो उसके अंदर आर्चिगोनिया नहीं बनते, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स की प्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स तक ही होती है। तो मेल प्रोथैलस या मेल गेमेटोफाइट के अंदर बनेंगे 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। ये 2 मेल गैमेटिक न्यूक्लिया बनेंगे, जबकि फीमेल प्रोथैलस के अंदर फर्दर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें बननी है, एक एग न्यूक्लियस बनना है, 3 एंटीपोडल सेल्स बनने हैं, 2 सिनेड्रिड्स बनने हैं और 2 पोलर न्यूक्लिया बनने हैं। जैसे कि मे बी आपको याद हो कि आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया था एम्ब्रियो सैक का, जिसके अंदर हमने बनाए थे 3 सेल्स यहाँ पे, ठीक है। 3 सेल्स हमने बनाए थे यहाँ पे, जिनके अंदर अपना अपना न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। और एक सेल हमने बनाया था यहाँ पे जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। ये 2 जो हैं ये सिनेड्रिड्स हैं, ये एक एग apparatus है, ये 3 जो हैं ये एंटीपोडल्स हैं, और ये वाला जो है ये पोलर न्यूक्लिया है। जो 2 पोलर न्यूक्लिया फ्यूज़ करते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लिया बनाते हैं। तो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक जो बनता है उसके अंदर टोटल 7 सेल्स होते हैं, जिसमें से एक सेल जो है वो एग सेल होता है या एग न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब पोलिनेशन हुई, पोलन ग्रेन फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर फॉल हुआ, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन हुई, पोलन ट्यूब से मेल न्यूक्लिया जो वो ट्रांसमिट हुआ। जब वो ट्रांसमिट होने के बाद फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं तो पोलन ट्यूब वहाँ पर जाके बर्स्ट अप होती है और मेल न्यूक्लिया रिलीज़ होते हैं। एक मेल न्यूक्लिया जो है वो ट्रांसमिट या कहने के फ्यूज़ होगा एग के साथ, और दूसरा मेल न्यूक्लिया जो है वो फ्यूज़ होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लिया के साथ। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जो कि किसी भी दूसरे लैंड प्लांट पर नहीं होती है एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इट्स अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। पहली फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है, एग के साथ हुई है, जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनेगा, और दूसरी फ्यूजन कहाँ पे हुई है, पोलर न्यूक्लिया के साथ हुई, जिसके रिजल्ट में एंडोस्पर्म बनता है। तो इट्स अ ट्रिपल फ्यूजन। अब डबल फर्टिलाइजेशन हुई है, लेकिन जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो रही है उसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने कहा सेकेंडरी न्यूक्लियस है। इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना था, 2 पोलर न्यूक्लिया की वजह से बना था, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लिया फ्यूज हुए थे तो एक न्यूक्लियस बना था। तो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लिया प्लस एक मेल गैमेट, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन इसको कहा जा रहा है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो रिजल्ट में क्या क्या चीज़ बनेगी, जाइगोट बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, जाइगोट आगे एम्ब्रियो में चेंज होगा, एम्ब्रियो आगे सीड में, और सीड से आगे प्रॉपरली दोबारा वही चीज़ कि अगर तो एसेक्सुअली इससे आगे फर्दर फ्लावरिंग प्लांट्स जो पूरा प्लांट बॉडी है वो बनना शुरू हो जाती है। और दूसरा इसमें पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे एसेक्सुअली प्रोडक्शन का, वो होती है वेजिटेटिवली, यानी कि रूट के थ्रू मोस्टली जो है प्लांट्स वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप किसी प्लांट की रूट को स्टेम को इसी तरह से उतार के लगा दें तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आएंगी वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप कार्पल्स के बारे में आप पढ़ते हो, आप पढ़ चुके हो बल्कि पहले भी, कि ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज होती है, ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है उसके बाद वो सीड में चेंज होता है, और जो ओव्यूल की सराउंडिंग पे इंटेगमेंट्स होते हैं वो सीड के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद सीड की सराउंडिंग लेयर्स यानी कि सीड की जो कवरिंग्स हैं सीड कोट्स में चेंज होती हैं। तो इनमें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो चीज़ें जाती हैं वो बाकी किसी भी प्लांट में नहीं होती एक्सेप्ट जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेगमेंट्स की चेंजिंग होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, उनमें एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। तो ये जो स्केच है बेटा इसको आपने एज सच तैयार करना है। इसमें आपने जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं आपने वही लिखनी है। जो डायग्राम्स मैंने बीच में अगर ड्रॉ की हैं वो आपने ड्रॉ नहीं करनी है, आपने सिर्फ वो बनानी है जो यहाँ पे गिवन है, जो आपकी बुक पे डिस्क्रिप्शन जैसे दी गई है। ये आपको एज अ शॉर्ट जो है स्केच आ सकता है पेपर में। आफ्टर दैट सीड प्लांट्स में एडेप्टेशंस क्या हैं, सीड प्लांट्स के लिए कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स को, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है। सीड प्लांट्स अर्थ प्लैनेट पे जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं उन सब पे डोमिनेंट कंसिडर किए जाते हैं, डोमिनेंट प्लांट्स हैं। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें बहुत सारी एडेप्टेशंस होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, पोलिनेशन के लिए इनमें फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस की मॉडिफिकेशन हुई है। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की अरेंजमेंट को, ठीक है, कि फ्लावर्स किस तरह से स्टेम पे या स्टेम की ब्रांच पे, कहाँ पे, टिप पे, साइड पे कैसे अरेंज है, गुच्छा बना के रह रहे हैं, एक एक फ्लावर मौजूद होता है। जैसे रोज़ है वो एक पॉइंट पे एक फ्लावर होता है, कुछ केसेस में एक पॉइंट पे दो दो तीन तीन फ्लावर्स भी अटैच हुए होते हैं। उसके अलावा पोलन ट्यूब्स की हेल्प से गैमेट्स की ट्रांसफरिंग की जाती है। एम्ब्रियो डेवलप होता है फूड स्टोरेज के लिए। सीड्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए सीड कोड बनते हैं इनमें,
और फ्रूट फॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन सीड को डिस्पर्स भी किया जाता है। सीड को डोर्मेंट कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए इसको डोर्मेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज। डोर्मेंट फॉर्म जो ये रेस्टिंग कंडीशन होती है, अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता तो वो रेस्ट पे चला जाएगा। प्लांट सर्वाइव कर रहा है लेकिन वो रेस्ट पे होगा। ऐसे सीड्स को हम डोर्मेंट सीड्स कहते हैं और इस प्रोसेस को डोर्मेंसी का नाम देते हैं, जो भी आगे हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन ये सीड्स जर्मिनेट करते हैं, लेकिन तब जब सीज़न या कंडीशन फेवरेबल हो, जब उनकी जर्मिनेशन के लिए हर रिक्वायरमेंट जो उनकी फुलफिल हो रही हो। अब पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन या पोलन ट्यूब की सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे हमने चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में सीड हैबिट की एवोल्यूशन पढ़ी थी, पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन जो है वो भी लैंड प्लांट्स के लिए बहुत बड़ी एक एडेप्टेशन थी। स्पर्मेटोफाइट्स जो है उनके लिए बहुत बड़ी एडेप्टेशन थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि वो लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं इसके लिए। जैसे कि ब्रायोफाइट्स वाटर की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम उनको वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब लैंड प्लांट्स में स्पर्मेटोफाइट्स जो थे वो बिना वाटर के, यानी कि वाटर पे डिपेंडेंट किए बगैर बिना वाटर के रिप्रोड्यूस कर सकें, गैमेट्स की फ्यूजन कर सकें, उसके लिए उनके अंदर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई थी। तो इट मीन्स कि ये मेल गैमेट को ट्रांसमिट करने के लिए एज अ व्हीकल एक्ट करती है। मेल गैमेट को कहाँ पे छोड़ के कहाँ तक लेके जाना है? फीमेल गैमेट्स तक लेके जाना है, जहाँ पे वो ओव्यूल के अंदर उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेके जाना जो है वो पोलन ट्यूब का काम है। पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन जो है एग्जैक्टली तब हुई थी जब सीड की एवोल्यूशन हुई थी, तो ये दोनों पैरेलल कंसिडर किए जाते हैं। सो सीड प्लांट्स की सक्सेस जो है कि वो किस तरह से लैंड प्लांट पे बिना वाटर के रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्यूजन करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, या फर्टिलाइजेशन के ज़रिए न्यू इंडिविजुअल्स बना रहे हैं, उसमें पोलन ट्यूब जो है एज अ टूल, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके बिना मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुँचाने का काम नहीं हो सकता था। आफ्टर दैट कुछ डेफिनेशंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। पार्थिनोकार्पी, सीड डोमेंसी और फ्रूट सेटिंग और राइपनिंग के टॉपिक्स हैं, इनको अपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। पार्थिनोकार्पी में अपने क्या याद करना है? डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और इसकी रीजंस। पार्थिनोकार्पी ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसमें पार्थिनो का मतलब होता है फॉल्स, और कार्पी की टर्म जो ये हम यूज़ करते हैं फ्रूट के लिए। ठीक है, पार्थिनोकार्पी फॉल्स फ्रूट्स को भी कहते हैं। फॉल्स फ्रूट के लिए भी ये टर्म यूज़ होती है। ये वो फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन और बिना सीड फॉर्मेशन के बनते हैं, यानी कि फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है लेकिन ना तो फर्टिलाइजेशन होती है ना ही सीड फॉर्मेशन होती है। जैसे इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो बनाना के, ठीक है, पाइनएप्पल की, ग्रेप्स की, या ऑरेंजेस की भी कुछ वेराइटीज़ हैं जो सीडलेस होते हैं। अब ये पाइनएप्पल, बनाना, या जितने भी ये फ्रूट्स हैं, ये बिना फर्टिलाइजेशन के और बिना सीड फॉर्मेशन के कैसे फ्रूट बन जाते हैं? बेसिकली ओवरी में या ओवरी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज को कहने के सिग्नल मिलता है कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सीड फॉर्मेशन के फ्रूट में डेवलप हो जाए। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई लेकिन ओवरी फ्रूट में चेंज होगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में चेंज होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से ओव्यूल सीड में चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो गया, इट मीन्स के हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से ओवरीज जो है उनको इंडिकेशन मिलती है, स्टिमुलेशन मिलती है कि वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं और इस फिनोमिना को आप पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इनको इन अदर टर्म्स हम फॉल्स फ्रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्थिनो का मतलब है फॉल्स और कार्पी का मतलब है फ्रूट। समटाइम्स आर्टिफिशली भी पार्थिनोकार्पी जो है वो यूज़ होती है कमर्शियल पर्पसेस पे, कमर्शियल पर्पसेस के तौर पे। इनमें करते क्या हैं, जैसे टोमेटो है या पेपर वगैरह हैं, उनमें फ्रूट प्रोडक्शन करवाने के लिए बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट प्रोडक्शन करवाने के लिए उनमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इस हार्मोन में के क्वांटिटी या कंसंट्रेशन में इम्बैलेंसिंग आती है, जिसकी वजह से इन फ्रूट्स में बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में, इन फ्लावर के ओवरीज जो हैं या इन फ्लावर्स में या इनकी ओवरीज में इनको सिग्नल मिलता है या इंडिकेट किया जाता है या कहने की स्टिमुलेशन इनको दी जाती है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ये फ्रूट में चेंज हो जाए, इनमें फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाए। आफ्टर दैट सीड डोमेंसी। प्लांट्स में सीड के लिए एक इनएक्टिव स्टेट आती है जब एक कंडीशन उनके जर्मिनेशन के लिहाज से फेवरेबल ना हो,
यानी कि प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन अगर ऐसी हों जो उनकी सर्वाइवल की ना हो या उनकी वर्किंग की ना हो, उनकी ग्रोथ की ना हो, तो प्लांट्स इनएक्टिव हो जाते हैं। उसी तरह से सीड्स तब तक जर्मिनेट नहीं करते जब तक उनकी जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो उनको ना दिए जाए। जैसे एक ड्राई सीड है, अगर आप एक ड्राई सीड को सो करते हो बिना उसको कहने के उसको पानी दिए, वो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो वाटर जो है वो सबसे पहली कंडीशन होती है एक सीड की जर्मिनेशन के लिए, पहली रिक्वायरमेंट। अगर आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो इनएक्टिविटी ऑफ सीड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड सीड डोमेंसी, या आप ये भी कह सकते हो ये एक रेस्टिंग कंडीशन है, एक स्पेशल कंडीशन है रेस्ट की, जिसमें एम्ब्रियो सर्वाइव करता है, लेकिन सर्वाइव कर रहा है मतलब जिंदा है बट रेस्टिंग पे है। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे पानी की कमी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, ऐसी कंडीशंस में सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? रेस्टिंग कंडीशन है, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेस्ट एम्ब्रियो जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, वो अपनी यहाँ कहने कि अपनी ग्रोथ को एक लिमिट तक रखता है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो उसकी वो एम्ब्रियो जो है वो डैमेज हो सकता है। सीड्स जो है वो डोमेंट हो जाते हैं। सीड्स डोमेंट होंगे मतलब डोमेंट सीड्स जो हैं वो प्लांट्स को जर्मिनेशन से रोकते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ कंडीशन, इन रिस्पॉन्स टू सम कंडीशंस लाइक वार्म स्पेल्स। जैसे विंटर्स में कुछ देर के लिए अगर सीड को जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जर्मिनेट करने के लिए अगर वो दे दिया जाए कुछ देर के लिए, मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे, तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर सडनली टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो प्लांट का एम्ब्रियो और प्लांट जो है वो डैमेज हो सकता है। उसके अलावा प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए डोमेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंडीशंस ऑल टाइम प्लांट्स की ग्रोथ के हक में नहीं होती हैं, उनके लिए फेवरेबल नहीं होती। इसलिए अगर प्लांट्स डोमेंट हो जाएंगे तो उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ या उनके ऑर्गन्स या ओवरऑल प्लांट जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। उसके अलावा जो डोमेंट सीड्स हैं उनको एक प्रिसाइज कम्बिनेशन रिक्वायर्ड होता है इन्वायरमेंटल हिंट्स का, इन्वायरमेंटल क्लूज़ का, ताकि वो जर्मिनेट कर सकें या वो अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर सकें। डोमेंसी की वजह से या सीड्स में जो इनएक्टिव स्टेट आती है उसकी वजह से ये बहुत सारे एक्सीडेंटल स्टिमुलस को भी अवॉइड कर सकते हैं, जो समटाइम्स प्लांट्स के लिए फैटल भी हो सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट बॉडी जो है वो डैमेज भी हो सकती है। एक्सीडेंटल स्टिमुलस मतलब कुछ देर के लिए टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, कुछ देर के लिए सीड को जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिली हैं, उसने जर्मिनेशन स्टार्ट किया, सडनली वो कंडीशंस चेंज हो गई हैं जो कि सीड की जर्मिनेशन के हक में नहीं है, तो वो सीड या उसका जो एम्ब्रियो है वो डैमेज हो जाता है। तो इसलिए एक्सीडेंटल स्टिमुलस को अवॉइड करने में भी ये डोमेंसी जो कंडीशन है, जो रेस्टिंग कंडीशन है, ये हेल्पफुल होती है प्लांट्स में। लास्ट पॉइंट, फ्रूट सेटिंग और फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट सेटिंग किसे कहते हैं? ओवरी का रिटेन होना, रुक जाना और फ्रूट में चेंज हो जाना, फ्रूट की डेवलपमेंट का स्टार्ट हो जाना। तो इसमें डिफरेंट हार्मोन्स का रोल होता है, ऑक्सिन्स का, जिबरेलिन का, इथीन का, साइटोकाइनिन का। जैसे अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स के अंदर ऑक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन जो करवाते हैं आगे, ये पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन के लिए सेफली गैमेट्स की ट्रांसफरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनमें ऑक्सिन्स की प्रोडक्शन होती है, ऑक्सिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स जो हैं ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स कंसिडर किया जाता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ताकि आगे फर्टिलाइजेशन हो सके, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर ही मेन वो गैमेट मौजूद है जिसने आगे फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करना है और नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की जो बाकी चेंजेस हैं, यानी कि फ्रूट की डेवलपमेंट होनी है, फ्रूट ने बनना शुरू होना है, फ्रूट ने राइप करना है, सीड ने बनना है, वो सारे काम होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा जो ऑक्सिन्स हैं ये स्टाइल और ओवरी के टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सिन बनाए। अब ये ऑक्सिन किस लिए ज़रूरी है? फ्रूट सेटिंग के लिए, यानी कि ओवरी की रिटेंशन के लिए ज़रूरी है, जिससे आगे ओवरी जो फ्रूट में चेंज होती है जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ऑक्सिन के बगैर फ्लावर्स जो हैं उनमें एब्सेशन होती रहती है। एब्सेशन का मतलब क्या है? शट ऑफ हो गए, यानी कि फ्लावर्स जो है वो नॉर्मली गिरते रहते हैं। तो ऑक्सिन जितना कम होगा या ऑक्सिन बिल्कुल नहीं होगा तो एब्सेशन होगी, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे। फ्लावर्स गिरेंगे तो फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए फ्लावर बचेंगे नहीं, यानी कि फ्रूट की यील्ड कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी और राइप फ्रूट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली ऑक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स के फ्लावर की डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेशन मिलती रहती है ऑक्सिन की प्रेजेंस की वजह से। आफ्टर दैट जिबरेलिन्स और साइटोकाइनेंस।
डेवलपिंग सीड्स में ऑक्सिन के अलावा जिबरेलिन और साइटोकाइनिन भी मौजूद होता है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के साथ और फूड रिजर्व को ज़्यादा से ज़्यादा फूड रिजर्व को स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। फूड रिजर्व कहाँ पे स्टोर होते हैं? एम्ब्रियो के अंदर, सीड के अंदर या पेरिकार्प के अंदर। पेरिकार्प कहते हैं फ्रूट वॉल को, ठीक है। कार्प मतलब फ्रूट और पेरी मतलब वॉल, तो फ्रूट का पेरिकार्प जो है फ्रूट की वॉल को कहा जाता है। तो जिबरेलिन्स जो हैं वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और जो फूड रिजर्व्स हैं, जो रिजर्व या स्टोर करने वाला जो फूड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सीड के अंदर, पेरिकार्प के अंदर स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं जिबरेलिन्स, साइटोकिन्स और ऑक्सिन्स, जो कि डेवलपिंग सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। इथीन का काम क्या है? इथीन का सबसे इंपॉर्टेंट काम या मेजर वर्क जो होता है वो फ्रूट राइपनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ये है। अब जो क्लाइमेक्टेरिक कंडीशन होती है वो इथीन प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है। क्लाइमेक्टेरिक कंडीशन क्या होती है? इट्स अ फ्रूट राइपनिंग की एक स्टेज होती है, ये इट्स अ स्टेज ऑफ फ्रूट राइपनिंग, जिसमें इथीन की या इथाइलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। यानी कि जब फ्रूट राइप कर रहे होते हैं उस राइपनिंग कंडीशन के टाइम पे एक स्टेज ऐसी आती है जिसको हम क्लाइमेक्टेरिक का नाम देते हैं। इस स्टेज में इथीन यानी कि जो इथाइलिन हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो भी राइज कर जाती है। इस कंडीशन को हम क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं और ऐसे फ्रूट्स जो इस कंडीशन में ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा से ज़्यादा राइप कर जाते हैं, ज़्यादा जल्दी राइप कर जाते हैं, उन फ्रूट्स को हम क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स का नाम देते हैं। इसमें एप्पल की, बनाना की और मेलन जो खरबूजा है उस तरह की कुछ एग्जांपल्स आती हैं। तो ये था बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पोर्शन। इसको आपने लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों के लिहाज से तैयार करें। लॉन्ग इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया कोई भी, लेकिन फिर भी जो आपके पास स्केचेस हैं उनको ज़रूर एक बार लॉन्ग के लिहाज से देख लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग के लिहाज से वो स्केच भी आपको आ सकते हैं। तो ओवरऑल आपने इसको एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।